देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर फिजिक्स के पहले लेसन के रिवीजन में अगली हेडिंग को थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि इससे पहले वाले जितने भी चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी, हम आपको एक बार दोहरा देते हैं। देखिए, हम लोगों ने लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में यह बातें समझी थी कि वैद्युत आवेश होते क्या हैं, इन पर चार्ज कैसे होते हैं, और वैद्युत आवेश एक दूसरे पर किस प्रकार से बल लगाते हैं, जिसमें कूलाम के नियम हम लोगों ने देखा। साथ साथ में वैद्युत क्षेत्र के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने समझी। उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव भी हम लोगों ने देखा। द्विध्रुव में द्विध्रुव क्या होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण से उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण से उसके इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण से उसके अक्ष के स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस वीडियो में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण से उसके निरक्ष की स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, हम चित्र बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा। छोटा ही बनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक वीडियो में मिले, एक वीडियो में सारा मामला मिले। ये थोड़ा बड़ा होगा, छोटा बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है। ठीक है, इस द्विध्रुव का नाम रख लेते हैं हम लोग ए और बी। क्या नाम रख लेते हैं? ए और बी। मान लेते हैं कि यह हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। इसकी लंबाई भी मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? द्विध्रुव की लंबाई 2l होती ही है। ठीक है, और यह इसका मध्य बिंदु है ओ। अब ओ से क्या करेंगे कि इसके निरक्ष में कोई बिंदु इधर की तरफ P है, जिसकी दूरी r है। हम लोग क्या करेंगे कि इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर इधर प्लस क्यू आवेश है तो इधर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो बात बोल रहे हैं वो लिखनी होती है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, आप समझिए, सुनिए ध्यान से, आप लिख लीजिएगा। तो क्या होगा कि इस निरक्ष बिंदु पर P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र लगेगा और इस माइनस क्यू आवेश के कारण से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लगेगा। जब वैद्युत क्षेत्र लगेगा तो इसके कारण से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इससे दूर की ओर होगी। तो इस पर मान लेते हैं कि इसके कारण से हो रही है E1, जिसकी दिशा इससे दूर हो रही है। इससे किधर हो रही है? दूर की ओर हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हालांकि हमको पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोगों ने इसको बिंदु आवेश माने थे, तो आवेश माने थे, तो यहाँ पर भी उसी चीज को करेंगे और इससे दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो P आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी किस तरह से, कुछ ऐसे। देखिए, हालांकि इसकी दिशा जो होगी इस आवेश की ओर ही होगी, आवेश की ओर ही होगी। आप इसको मान लेते हैं क्या हो रही है? E2। क्या हो रही है? E2। अब हालांकि इसको बिंदु आवेश माने हैं तो इससे कोई सी दूरी भी लेना पड़ेगा। जब दूरी लेना पड़ेगा तो हम लोग याद करेंगे, मान लेते हैं कि द्विध्रुव के साथ ये थीटा कोण बन रहा है, ये भी थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, जब थीटा कोण बन रहा है तो हमारा इसकी दिशा इधर की तरफ, इसकी दिशा इधर की तरफ, तो इसको घटक वियोजित करने पर, ठीक है, घटक वियोजित करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। कैसे? देखिए, इसके लिए देखो, इसके लिए जो हो जाएगा, यह द्विध्रुव इस तरह की रेखा और यह जो खींच रहे हैं रेखा, यह भी कुछ इसी तरह से हो रही है। यह एक तिर्यक रेखा के काम कर रही है।
तो यह कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। और जब थीटा हो जाएगा तो इसके कारण से भी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र जो कोण होगा वो भी हमारा थीटा ही होगा। क्यों? कैसे? देखिए, यह भुजा इस तरह से, यह भुजा इस तरह से ऐसे काटा गया है, तो यह कोण इस कोण के बराबर है। कैसे? एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। समझ गए मेरी बात को? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। जब थीटा होगा, घटक वियोजित कर दिए हैं, तो यह वाली बिंदु जो हो जाएगी, इसका यही हम लोग को ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? ई है। तो ई बराबर जो हो जाएगा, ई है, तो ई बराबर हम लोग इसके थोड़ा डेरिवेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, यह जो रेखा हो जाएगी यहाँ पे कुछ ऐसे, पहले तो यह बिंदु हो जाएगा, बिंदु से इस तरह से हो जाएगी E1, इस तरह से हो जाएगी E2। ठीक है, और यह हो जाएगी ई। क्या हो जाएगी? ई। ठीक है, जिसको हमको ज्ञात करना है। ये हमारी थीटा हो जाएगी। तो इसके साथ, इस E1 के साथ जो परिणामी ई बनेगा, इसका घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? E1 कॉस थीटा। और इसके लंबवत घटक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 साइन, सॉरी E1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। ठीक उसी तरह से अगर ये भी थीटा है, तो इस वाले के साथ भी यह परिणामी सदिश होगा, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो मतलब देखिए, इस वाले बिंदु पर दो, अगर ई है, ये वाला भुजा, ये वाला घटक जो है अगर ई है, इसका परिणाम ही है यह, तो इस ई वाले का मान हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये इसका मेन भाग है, इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है ना, इसको बस हमने घटक वियोजित किया हुआ है, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, जिसकी दिशा इधर की तरफ है, इसका इसके लिए आ रही है E1 cos थीटा, और इसके लिए आ रही है E2 cos थीटा। अब हमको सिंपल से क्या है, E1 और E2 का मान ज्ञात करना है। तो E1 और E2 का मान ज्ञात करना है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की स्थिरता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए। जब यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे कि हम लोग पै पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग की L है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? L है। तो यह हमारी हो जाएगी आधार भुजा, यह हो जाएगी लंब भुजा, यह पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की भुजा आ जाएगी क्या? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ये भी हो जाएगा हम लोग का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे? कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये आधार या लंब का वर्गों का योग का वर्गमूल निकाल देंगे, तो यह इसकी कर्ण भुजा आ जाएगी, मतलब AP की लंबाई आ जाएगी। ठीक उसी तरह से इसको भी आधार भुजा या लंब भुजा, इसको निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सीधे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा क्या? E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के हो जाएगा Q बटा के कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। देखिए, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब इसको मान लेते हैं कि यह वायु माध्यम में रखा गया है, के का काम खत्म कर लेते हैं। तो Q बटा के हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान लेंगे कि जहाँ के बराबर क्या है? 1 हो। ठीक है, 1 क्यों हो? क्योंकि यह वायु माध्यम में अब रख दिया गया। ठीक है, तथा आप क्या करेंगे
कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इस माइनस क्यू आवेश के कारण से बिंदु पी पर E2। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? आवेश की ओर होगी। आवेश की क्या होगी? ओर होगी। इसको और लिख देते हैं, करड़ी में हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या कर लेंगे? 2 लिख लेंगे। तब नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे E बराबर हो जाएगा, E1 का मान यहाँ रख दीजिए, E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा और फिर प्लस E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए लगभग ये एक जैसा है, तो ये दोनों जुटकर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू टू क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2Q बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? देखिए अब क्या करेंगे कि इस चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? इस चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अच्छा, वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम चाहते हैं कि आप इसको समीकरण नंबर क्या कर लें? 3 कर लें। ठीक है, और इधर का हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि अब बड़ा होगा, आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। देखिए समझते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि इधर एक कोई त्रिभुज, या त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज ले लें तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए पी ओ में। लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में। ए पी ओ में क्या करेंगे कि हम लोग कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, तो कॉस थीटा बराबर करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है क्या? क्या होता है? आधार बटा कर्ण, जानते हैं। आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी है? एल। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर, कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मान क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 3 हमारा यही है। क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई, सॉरी 1 बाई नहीं, 2Q बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के जगह पर लिख देंगे आर बटा के कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक स्टेप और बढ़ा लें। नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ ऊपर करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। हम तो कहते हैं कि इस पूरा स्टेटमेंट को मिटा देते हैं, इन सबको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए ये हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा E बराबर हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL बटा के इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो कैसे? देखिए इसकी पावर है 1, इसकी पावर हो जाएगी हम लोग की 1/2।
इसकी पावर क्या हो जाएगी टोटल की 1/2। 1/2 हो जाएगी तो 1 में यदि 1/2 जोड़ते हैं तो 2 1 कम 2 1 3 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हालांकि हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई इंटू 2QL को हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। लिख देंगे चूंकि P बराबर या 2QL बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा R² प्लस L² की पावर 3/2। पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे कि यहीं पर फिर वही काम करेंगे जैसा कि पिछले में किए थे कि ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव की जो लंबाई 2L है, यह मान लें कि इस दूरी की तुलना में बहुत कम है। बहुत क्या है? कम है। इसको छोड़ देंगे, नगण्य कर लेंगे। ठीक है। यदि R जो है बहुत बड़ा है L से, या L जो है बहुत छोटा है R से, तो L नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य होगा। जब नगण्य होगा तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई इंटू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू पी बटा के R की पावर 2 की पावर 3 का हो जाएगा 2। ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू पी बटा के R²। यह हो जाएगा निरक्ष की स्थिति में कूलाम। आपको पिछली वीडियो में ये नहीं लिखे थे हम, लेकिन आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा। न्यूटन प्रति कूलाम। बाकी सब मामला कुछ इस तरह से था। उम्मीद है कि समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही।